तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास का थर्ड चैप्टर थर्ड एपिसोड के साथ। संविधान निर्माण का हम पढ़ रहे थे। ऐसे हम लोगों ने दो एपिसोडों में मैंने क्या पढ़ाया कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ाया था। किस तरह दक्षिण संविधान पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाया था, संविधान किसे कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ाया था मैंने, लोकतांत्रिक संविधान के बारे में। रणवीर संघर्ष वहाँ पे हुआ बहुत सारा। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला कैसे राष्ट्रपति बनते हैं वो भी मैंने समझाया था। फिर ये भी बताया था कि किस तरह वो जेल गए, पुनः फिर वो जेल से निकले, फिर 62% मतों के साथ उन्होंने जीता। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख लें, फिर थर्ड एपिसोड देखें। और अगर हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाएं और आप जो नोट्स बनाते हो उसको भेजिए। अगर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर में तो आप हमें पूछ सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर हैं, आज मैंने वीडियो दिया तो आज इवनिंग तक वो नोट्स बना के दे रहे हैं, इसलिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ ताकि बच्चे देख रहा हूँ 9th क्लास के जो भी हैं कॉन्शियस हैं और सही तरीके से बहुत जल्द काम देख करके वो मुझे भेजते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इससे मोटिवेट होकर मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं रेगुलर रहूँ। तो अभी तक तो रेगुलर हूँ, ठीक है। आई होप कि आगे भी रहूँगा। तो चलते हैं। और कुछ बच्चे बोले हैं कि हिस्ट्री का भी आप स्टार्ट कर दो, तो 3 चैप्टर ज्योग्राफी का ख़त्म हो गया है, 3 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस ख़त्म होने वाला है। तो 2-2 चैप्टर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के ख़त्म कर लेंगे, फिर हिस्ट्री लगातार हम लोग का स्टार्ट रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल का 2-2 चैप्टर और पढ़ लेंगे या एक चैप्टर और फिर स्टार्ट हम लोग हिस्ट्री भी कर देंगे। ऐसा ही आपको जस्ट नोट के साथ सब कुछ समझाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है, यानी थर्ड एपिसोड थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास का, उसका टॉपिक है भारतीय संविधान। अब इस हम लोग आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे। किस तरह फ्रीडम फाइटर आज़ादी दिलवाए। क्या आज़ादी के बाद हम लोग आज़ादी मिली और सारी समस्या ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी बहुत सारी हम लोग के पास कठिनाइयाँ थी, सामना थी करना पड़ा। और जिस तरह रजवाड़ों 565 रजवाड़े थे उनको आपस में मिलाया गया, क्योंकि आज़ादी के समय ही इनको अंग्रेज़ों ने अनुमति दे दिया कि आप या तो स्वतंत्र रह सकते हो या अपने मन से। रजवाड़ों को कहा कि देखो, रजवाड़ा क्या होता है, जहाँ पे राजा का शासन होता है। अंग्रेज जो है ना, 2 पार्ट में अपना शासन चलाता था। एक जगह वह खुद करता था, जैसे आपको मद्रास में डायरेक्ट करता था, बंगाल में डायरेक्ट करता था, और जो प्रांत है वहाँ पे राजा को सौंप देता था। उसके बदले में ये राजा कर देते थे उनको, ठीक है। जो भी रेवेन्यू होता, टैक्स होता था, वो पेड करते थे। तो जहाँ पे राजाओं के द्वारा शासन ब्रिटिश लोग करवाते थे उसको रजवाड़ा बोलते थे। 565 ऐसे रजवाड़े थे। लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारे रजवाड़े तो मान गए, ठीक है। आज़ादी से पहले ही मान गए थे कि हम भारत में ऐड होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह और मणिपुर के बौचन सिंह। आप 12th में इसको ब्रीफली पढ़ोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा इंट्रो कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या संविधान निर्माण हम लोग का डायरेक्ट स्टार्ट हुआ, कोई कठिनाई नहीं आई थी आज़ादी के बाद। देखते हैं। भारत को आज़ादी मिलते ही भारत की सारी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। मैंने ही बता दिया था कि क्या, आपसे पूछा था मैंने, फिर मैंने आंसर भी दिया था कि क्या आज़ादी मिलने के बाद हम लोग सुख चैन से रहने लगे। आपको पता होगा आज़ादी के बाद, आपको मैं बता दूं, अच्छा आगे बताऊंगा, मैंने सारा कुछ लिखा है। ऐसे बताना होता तो मैं पहले ही बताता, इसीलिए लिख के बताता हूँ, ठीक है। इंडिया जो है 2 भाग में डिवाइड हो गया था, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 क्षेत्र आए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह हुआ नहीं हुआ। तो देखते हैं। भारत को आज़ादी मिलते ही भारत की सारी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी। ये आपके बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने थोड़ा आपका लेवल हाई करा है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में एस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप अगर इसको लिखते हो तो 5 में 5 मार्क्स मिलना तय है, क्योंकि आप अपने बुक से ज़्यादा नॉलेज वाले दिख रहे हो और कॉपी में दिखेगा आपकी नॉलेज, किताब भर नॉलेज नहीं रहेगा आपका। तो टीचर सोचेंगे बच्चों ने एक्स्ट्रा कहीं पढ़ा है, बच्चों ने एक्स्ट्रा, बच्चों के पास जानकारी है, तो वो नंबर नहीं काटेंगे। मुझे पता है कि नंबर नहीं काटेंगे। इसीलिए कभी भी कोई पॉइंट लिखो तो
कोशिश करो 1 पॉइंट कम से कम एक्स्ट्रा दे दूं उसके बारे में जो किताब में नहीं है। ठीक है, चलते हैं। क्या क्या चुनौतियां थी? रियासतों को एक करना, रियासतों को एक करना, रजवाड़ों के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, और ये था कि विभिन्न धर्मों, संस्कृति, रंग रूप के लोग को किस तरह हम जो है एकता के सूत्र में कैसे बांधें। ये फिर से एक चुनौती आ गई थी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे संस्कृति मानने वाले लोग, बहुत रंग रूप के लोग, बहुत धर्म, जाति, संस्कृति, मतलब हर एक तरह की लोग यहाँ पे थे। तो फ्रीडम फाइटर के आज़ादी पाने के बाद फ्रीडम फाइटर जो भी थे, उनके एक बड़ा चुनौती था किस तरह हम इन लोगों को एकता के सूत्र में बांध के रखें। उन्हीं के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म किया गया। ठीक है, देखते हैं देश की आर्थिक स्थिति कैसी बेहतर किया जाए। इनके सामने एक ये भी चुनौती थी, क्योंकि देश सिर्फ आज़ादी के समय ही नहीं, बहुत पहले से भी हमारा देश तो था ही नहीं, पहले था, लेकिन अंग्रेज वहाँ पे शासन कर रखे थे, इसीलिए वो ब्रिटिश इंडिया कराती थी और हमारे इंडियन की कोई भी बात नहीं चलती थी। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं माना, आखिरकार 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली। देखते हैं और क्या चुनौतियाँ हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएँ भी देखने पड़े। बहुत सारे संस्कृति के लोग बोले कि मुझे अलग स्टेट दे दो, क्योंकि हम लोग बहुत संख्यक में हैं, और क्या होता है कि जो हम तमिल बोलते हैं तो कन्नड़ में घुस जाता है, कुछ लोग तो समझ नहीं आता है, तो इसीलिए हमको अलग स्टेट दे दो। मतलब तमिल बोलने वाले लोगों को अलग स्टेट दे दो, मतलब अंधरा आंदोलन चला था, वो सब आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी देखना था कि क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, सबको मानते हुए, समझते हुए कानून बनानी थी, संविधान बनानी थी। तो ये सब, इन सभी चुनौतियों के साथ आपको संविधान निर्माण हुआ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण हुआ। ठीक है, आगे। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनना आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत आकार में भी, क्षेत्रफल में भी बड़ा और विविधता में बहुत आगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर एक धर्म के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और ये आपके आउट ऑफ बुक्स हैं, लेकिन ये एक अच्छी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया था। तो फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। ब्रिटिश इंडिया जिसको हम बोलते थे, उसको 2 भागों में बांट दिया गया आखिरकार, भारत एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 क्षेत्र हुए, पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज के बांग्लादेश कहलाती है, और इसे आज़ाद करवाने में भी इंडिया का सबसे बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ी सहायता इंडिया ने करी थी उस समय पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ादी, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के जो राजा थे यहाँ के लोगों पे क्रूरतापूर्वक पेश आते थे। तो फिर कुछ लोग भागकर हमारे इंडिया आ गए थे शरण लेने, तो हम लोग उन सभी शरणार्थियों को शरण दिए, पुनः उस देश को आज़ाद दिलाने के लिए पाकिस्तान से बार लड़ाई हुई। और चलते हैं आगे, देखते हैं कि उस समय क्या क्या था, आज़ादी से पहले कौन सी, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले कैसे कैसे सिस्टम थी, क्या हमारे पास चुनौतियाँ थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ भी देख लो, उसके परिणाम क्या हुए, बंटवारे के क्या परिणाम हुए थे। देखो 565 रजवाड़े थे, आपको मैंने बता ही दिया। बंटवारा धर्म बहुसंख्यक के आधार पर हुआ था। ठीक है, आपको थोड़ा बुक से थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ। ठीक है, बंटवारा धर्म बहुसंख्यक के आधार पर हुआ था कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगा वहाँ पे पाकिस्तान, और जो बच जाएगा वो हिंदुस्तान। लेकिन ऐसा एक भी एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक ज़्यादा हो, लेकिन 2 एरिया थी जिसमें मुस्लिम संख्यक जो है ज़्यादा थी। एक था पूर्व की ओर, एक था पश्चिम की ओर। तो इन दोनों को पाकिस्तान बनाया गया और इन दोनों के बीच के हिस्सा को भारत कहा गया। बंटवारे के बाद लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए। ये कैसे हुआ? रातों रात में फैसला हो गई, रातों रात में बंटवारा हो गई। रात दिन में सो के उठे तो पता चला कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे अब पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के जो भी लोग थे उनका ये नहीं मानना था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम रहे,
हम लोगों ने मुस्लिम के साथ गलत नहीं करा। कुछ लोगों ने गलत करा जो हिंदू अतिवादी थे कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, उसी तरह हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम लोगों के साथ इंडिया में भी दुर्व्यवहार किया। उसी तरह पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ मुसलमानों लोगों ने दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार के बलात्कार जैसी घटनाएं करी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये हुआ, हम इंडिया में भी लोग, कुछ क्रूर आदमी मुस्लिम लोगों के प्रति ऐसा काम किए हैं। और हम सदा सच ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने कुछ नहीं करा, सारे पाकिस्तान वालों ने करा। ठीक है, हमने भी गलती करा बंटवारा के बाद, उन्होंने करा, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं बोला, क्योंकि 80% लोगों ने नहीं बोला कि जितने लोग हैं सारे के सारे मुस्लिम यहाँ से चले जाएं। हमारे फ्रीडम फाइटर चाहते थे कि यहाँ पे सभी लोग प्यार से, मोहब्बत से और सभी एक समान रहेंगे। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना अनियोजित और त्रासदी भरा था। अनियोजित, जैसे हम लोग दिल्ली पटना कहीं भी जाते हैं तो एक नियोजन बना के जाते हैं, क्या कहीं पे सामान पैक करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। लेकिन इनको कोई तरह की पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बस यही पता था हिंदू हैं हिंदुस्तान में जा रहे हैं, मुस्लिम हैं पाकिस्तान में जा रहे थे। ठीक है, और ये त्रासदी वाला था। जब आप अभी आप देख सकते हो लॉकडाउन में कोई भी लोग अचानक निकल जा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। तो यही त्रासदी भरा एक कह सकते हो विस्थापन था। लोग एक दूसरे से दूसरे जगह जा रहे थे। 10 लाख लोग मारे गए थे इस विभाजन के कारण। ठीक है, देसी रियासतों को आज़ादी मिलने की रजवाड़े अपने मन से किसी मुल्क में मिल जाएं अथवा स्वतंत्र भी रह सकते हैं। किसने कहा? गोरों ने कहा कि रियासतें जो भी हैं, रजवाड़े जो भी हैं, वो खुद आज़ाद रह सकते हैं या तो किसी भी मुल्क में मिल सकते हैं। क्योंकि देश को आज़ादी मिलते ही रजवाड़ों को भी आज़ादी मिल गया कि आप भी इंडिपेंडेंट हो गए, अब आपको जो मर्जी है वो करें, अगर आपको स्वतंत्र न रहें, अन्यथा आप किसी मुल्क में मिल सकते हैं। और इसी गलतफहमी में आकर पाकिस्तान ने 1948 में जम्मू कश्मीर के भाग में घुस गया था। उनका ये मानना था कि जम्मू कश्मीर के लोग अधिकतर मुसलमान हैं तो हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के राजा इंडिया से हेल्प मांगी और राजा को हेल्प देते समय ट्रीटी पे साइन करना पड़ा इंडिया में मिलने के लिए। उसके बाद हम लोग में विलय हुआ जम्मू कश्मीर का 1948 में। फिर वह एक भारत का अभिन्न अंग बन गया। उसी समय खदेड़ते हुए जब भारत की सरकार पाकिस्तान की सेनाओं को खदेड़ते हुए पाकिस्तान की ओर भगा दी, कुछ पार्ट पाकिस्तान के हाथ में रह गया, जो आज पीओके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं को वर्तमान के समय भविष्य की भी चिंता थी। जो संविधान निर्माता थे उनको भविष्य की तो वर्तमान की तो चिंता थी ही, और साथ साथ उनको भविष्य का भी चिंता थी। किस तरह हम कैसा कानून बनाए जो आने वाले भविष्य के लिए भी सही साबित हो सके। देखते हैं फिर अगले पेज में। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप ये देखें, भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान क्या हुआ था? लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। ठीक है, आज़ादी के समय ही, लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनी हुई थी। किस तरह काम करेंगे, किस तरह कार्य होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के साथ भारत का एक संविधान लिखा था। आप सोचोगे भारत का संविधान तो 1949 में लिख कर तैयार हुआ था, लेकिन 28 में क्यों? तो इसका कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। देखो, इस लाइन को मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। तो हमको और आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बता दें
कि साइमन कमीशन जो है 1927 में आया था, पता ही होगा। 28 में इंडिया आया था, साइमन कमीशन लंदन में बना था, ठीक है। इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। ये आए थे कानून बदलने के लिए इंडिया के लिए, लेकिन और इनमें 7 सदस्य थे, लेकिन अगर इंडिया के लिए कानून बनती है तो इंडिया के लोग होना चाहिए। आप एग्री हो इस बात से कि अगर किसी देश या गांव के लिए हम मान लो अपने गांव के लिए समाज एक नियम बनाते हैं तो उसमें गांव वालों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन जब ये इंडिया के कानूनों में बदलाव करने आई थी साइमन कमीशन, उस समय इसमें 7 सदस्य थे, इसमें कोई भारतीय नहीं थे, जिसके कारण मद्रास 1928 में जो अधिवेशन हुआ वहां पे आपको बता दें नाम था लॉर्ड बिरकेन हेड। इन्होंने चैलेंज करा था कि आपके पास औकात है तो आप अपना संविधान लिख ले। आप लोग बैठ गए हैं संविधान लिखने, अधिवेशन में ऐसी बात हुई थी, तो उस समय इन्होंने चैलेंज करा था लॉर्ड बिरकेन हेड ने कि आपके पास उतना नॉलेज है, समझदारी है इंडिया वालों के पास, तो आप एक संविधान लिख लें, तब समझ में आएगा, समझ जाएंगे हम, ठीक है। इन्हीं चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने एक छोटी सी संविधान लिख डाला था, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्यों ने, ठीक है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने क्या लिखा था, संविधान। 1931 में कराची में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, आपसे पूछ सकता है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। इसमें प्रस्तावना में यह रूपरेखा तय की गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, ठीक है। इन दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के, इन दोनों दस्तावेज मीन्स कि जो प्रस्ताव 1931 में रखी गई, जो 28 में छोटी संविधान एक लिखी गई थी, संविधान का एक प्रारूप तरह कह सकते हो आप, लिखा गया था। दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आपको पता होगा सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। हर एक देश अपने अकॉर्डिंग अपने देश में वयस्क का एज लिमिट कर रखा है, एज बता रखा है कि अगर 18 वर्ष पूरे गए, हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति वयस्क के अंदर आएगा कि वो व्यक्ति वयस्क हो गया है, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार का और स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी इन दोनों ही दस्तावेजों में, ठीक है। 1937 में उसके बाद पढ़ते हैं, 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए, लेकिन इसमें जो सरकार बनी थी वो लोकतांत्रिक पूर्ण रूपेण आप नहीं कह सकते, पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक नहीं था। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों से काफी प्रभावित थी। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे कंट्रियों से लेकर बना है, लेकिन बता दें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवित दस्तावेज है, क्योंकि भारत की और भारत के आम लोगों की जिस तरह जरूरत पड़ती है उस तरह इसमें अमेंडमेंट होता है, इस तरह इसमें बदलाव होता है। ये नहीं जो लिख गए हैं वो फिक्स हो गए हैं, लेकिन जो आपका बेसिक है, जो बेसिक प्रारूप है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छे अच्छे चीज को ब्रॉड किया, दूसरे जगह से लिया है, लेकिन जस्ट कॉपी नहीं किया उसमें। मैंने ये देखा है कि पहले इंडिया के लोगों के लिए क्या ये नियम सही होगा, तब हम लोगों ने दूसरे से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको लिया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। अधिकार जो है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। तो हर एक चीज मतलब डीपीएसपी जो है आर्टिकल 51, ये सब सॉरी 51, तो ये सब हम लोग दूसरे दूसरे देशों से लिए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान किसी संविधान से सीधा छापा हुआ नहीं है, ठीक है। अनेक देशों से कुछ अच्छी अच्छी प्रावधान या कानून अपने देशों के नागरिकों के लिए उचित हो या नहीं। इसमें क्या मैंने लिख दिया, भारतीय संविधान किसी संविधान से सीधा छापा हुआ नहीं है, यानी जस्ट कॉपी एंड पेस्टेड नहीं है, ठीक है। अनेक देशों से कुछ कुछ अच्छी प्रावधान कानून लिए गए हैं, जो अपने देश के नागरिकों के लिए उचित है या नहीं, इसको
डिफाइन करते हुए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। क्या ये कानून हमारे इंडिया के लिए, इंडिया वासियों के लिए सही होगा? संविधान सभा, चुने गए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। अब ये देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका समय, इस समय जो है 358 सदस्य थे। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर आता है, 9 दिसंबर को बनाया गया था 9 दिसंबर को जिस समय पहली बैठक हुई थी उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन उसके बाद ही 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होती है संविधान सभा से। इसमें आप बता दें, और जो संविधान सभा में जो था सलाहकारी समिति के अध्यक्ष वो थे VN राव। ठीक है, 13 समिति बनाया गया था। ठीक है, संचालन समिति, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। पूछ सकता है प्रांत की समिति वल्लभ भाई पटेल। आपको बता दें, प्रांत समिति मतलब जो भी प्रांतीय अलग अलग भागों में बटी हुई थी उसको एक करने में वल्लभ भाई पटेल का अहम भूमिका है। उन्होंने रजवाड़ों को बहुत समझा बुझाकर, कुछ उनको कह सकते हो लोभ देकर उनको हम इंडिया में मिलाने की कोशिश करें, और उनमें सबसे आगे वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। संघ शक्ति समिति, नेहरू जी। संघ शक्ति इसीलिए क्योंकि संघ में उस समय सरकार, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इसीलिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें 7 सदस्य था। ठीक है, अब देखते हैं कि जिस समय पहली बैठक हुई थी उस समय 398 सदस्य कहाँ कहाँ से थे। देखिए, आपको ये 3 भागों में डिवाइड था। ठीक है, इसमें था 293 ब्रिटिश प्रांत से थे मेंबर, और 92 थे आपको देसी रियासत, और 4 थे आपको चीफ कमिश्नरी। ठीक है, बस इतना आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और बता दें कि संविधान सभा में कांग्रेस की बहुत ही अहम भूमिका रही, क्योंकि कांग्रेस का दबाव इसीलिए था क्योंकि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई करी थी। और बता दें, जो भी रिकॉर्ड है अभी भी रखा जाता है, जिस समय संविधान बनाया था उसका रिकॉर्ड अभी भी रखा जाता है। और अभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, तो उस रिकॉर्ड को समझा जाता है, सुना जाता है, फिर अमेंडमेंट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है फर्स्ट लेडीज PM। ठीक है, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कर रहे हैं, सुरक्षित रहे।